हेलो गाइज, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। इससे पहले वाली जो लेक्चर था अपना, वो अपन ने एरे क्या है, एरे कितने प्रकार की होती है, एरे का अपन है ना, एरे के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एरे के क्या क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, ये टॉपिक अपन देख चुके हैं। तो आज अपन जो टॉपिक देखेंगे वन डायमेंशनल एरे को यूज करना सीखेंगे आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले है ना, मेमोरी में वन डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर करें। तो डिक्लेयर करने का क्या रूल रेगुलेशन है, कैसे एरे के डेटा को पढ़ेंगे और एरे के डेटा को है ना डिस्प्ले कराएंगे। तो एरे नॉर्मली एक लिस्ट समझ सकते हैं अपन रियल लाइफ में। जैसे होता है ना, स्टूडेंट के जैसे मार्क्स का कलेक्शन है, ऐसे मान लो कोई भी अपन एम्प्लॉय की कोई लिस्ट बनाना चाहे, तो उस केस में अपन है ना एरे यूज करना होगा अपन को। तो एरे में है ना, मेमोरी एरे के लिए मेमोरी कैसे क्रिएट करें। तो एरे के लिए जो मेमोरी अपन यूज करेंगे, तो एरे को यूज करने से पहले एरे का डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए। सपोज आपके पास मान लो कि 10 स्टूडेंट के मार्क्स है, उसको मेमोरी में स्टोर करना चाहे अपन, तो कैसे करेंगे। मान लो कि मेरे पास है ना ये डेटा आ जाए, जैसे 40 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, है ना 10 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। अब ये मेरे पास है ना सेट ऑफ डेटा है, ये वाला। ये आप देखोगे कि ये मेरे पास है ना सेट ऑफ डेटा है, ये सेट ऑफ डेटा। अब डेटा में भी आप देख रहे हो कि ये है ना ओनली इंटीजर टाइप का डेटा है मेरे पास ये। अब मैं चाहता हूँ कि इन डेटा को लेके मैं काम करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे नॉर्मल है कि एक डेटा तो है नहीं, तो ये डेटा का कलेक्शन है, वो भी इंटीजर डेटा का। अब इन डेटा को मेमोरी में कैसे रखें। तो अगर इनको मेमोरी में यूज करना आ गया, तो देन अपन को प्रोसेस करना आ जाएगा। तो इसके लिए अपन है ना सबसे पहले एरे बनाएंगे अपन। जैसे कोई भी अपन को सिंगल वैल्यू अगर मेमोरी में स्टोर करना हो, तो अपन इंटीजर ए कर देंगे। अगर दो वैल्यू स्टोर करना हो तो इंटीजर ए कोमा बी कर देंगे। अब इसके लिए है ना एरे कैसे बनाएं, वो थ्योरी अपन को यहाँ देखनी है। और फिर उसमें डेटा एरे क्रिएट होने के बाद उसमें डेटा को कैसे रीड करें, कैसे डेटा को डिस्प्ले करें। आज का मेन अपना टाइटल यही रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है डिक्लेरेशन का, फिर देन कीबोर्ड के थ्रू अपन स्कैन करें डेटा को और देन डिस्प्ले करें मॉनिटर के ऊपर। तो यहाँ पे सेट ऑफ डेटा आ सकता है अपने पास। इंटीजर डेटा भी हो सकता है, फ्लोट डेटा भी हो सकता है, कैरेक्टर डेटा भी हो सकता है। तो डिक्लेरेशन का रूल रेगुलेशन अपन देखें, तो अपना जो पहला पॉइंट है कि एन एरे इज डिक्लेयर्ड इन द सेम वे एज वेरिएबल। जैसे अपन है ना वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं, तो एरे का डिक्लेरेशन भी वैसे के वैसे होगा। अब तुम कहोगे वेरिएबल कैसे करते थे, तो अपन ने है ना वेरिएबल का डिक्लेरेशन ये पढ़ा था ना, कि जैसे मेरे को इंटीजर वेरिएबल बनाना है मेमोरी में, तो ये इंटीजर वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया। तुम कहोगे मेरे को एक सिंगल कैरेक्टर डेटा मेमोरी में रखना है, तो ये कैरेक्टर डेटा की हेल्प लेके ये अपन ने एक सिंगल है ना कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना दिया। अगर तुम चाहोगे मेरे को फ्लोट डेटा रखना है, तो अपन ने फ्लोट डेटा टाइप की हेल्प लेके फ्लोट वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर दिया। अब मैं कहूँ कि मेरे को तो सेट ऑफ डेटा रखना है, ये डेटा की है ना लार्ज क्वांटिटी आ गई, तो फिर उसका एरे कैसे बनाए, अपन एरे टाइप का डिक्लेरेशन कैसे करें। तो ये अपन जो डिक्लेरेशन करते हैं ना एरे के जैसे ही सिमिलर है। आगे अपन को करना क्या है कि एरे की साइज अपन मेंशन कर देंगे। जो नॉर्मल वेरिएबल है ना, वेरिएबल के साथ में आप स्क्वायर ब्रैकेट में साइज दे दो, तो साइज देते ही वो उतने ही मल्टीपल ब्लॉक बना देगा कंप्यूटर। तो द ओनली डिफरेंस इज देट द साइज स्पेसिफायर, कि एरे में अपन साइज देते हैं, नॉर्मल वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन करते हैं उसमें अपन साइज नहीं देते। तो यह साइज को स्पेसिफाई कर देंगे। तो ये क्या कहती है साइज है ना, विच टेल्स अस द साइज ऑफ द एरे। तो ये अपन को ये बता देगी कि एरे कितनी साइज की है, मतलब उसमें कितना डेटा अपन फिल कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मैंने है ना इंटीजर किया, इंटीजर ए लिखा, है ना। अब ये तो हो गया आपका नॉर्मल वेरिएबल, है ना। अब इसको मैंने अगर इसको ऐसे कर दिया, रिप्लेस करके इंटीजर की वापस मैंने हेल्प ली, और फिर मैंने ना इसको यह साइज दे दी यहाँ पे। तो इसका ये मतलब होगा कि ए तो एक कॉमन नाम बन जाएगा, और इसमें ये 10 कंटिग्यूअस ब्लॉक्स बन जाएंगे सिमिलर साइज के। इंटीजर डेटा मेमोरी का 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है, तो ये 10 ब्लॉक बन जाएंगे। जैसे कई बार होता है ना कि अपन जैसे दुकान में फर्नीचर बनाते हैं, तो फर्नीचर बनाने के लिए अपन को जैसे मल्टीपल ब्लॉक्स बना देते हैं अपन, है ना। वर्टिकली मान लो कि आपने एक 10 ब्लॉक्स बना दिया, हर ब्लॉक में आपका इंडिविजुअल एक वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो इंटीजर टाइप की वैल्यू आ जाएगी। तो ये नॉर्मल वेरिएबल के जैसे ही डिक्लेरेशन होगा।
अंतर ये रहेगा कि यहाँ पे साइज को स्पेसिफायर कर देगा अपन, है ना, वेरिएबल के साथ में। तो ये अपन को पता रहेगा कि अपन कितना, है ना, एरे में डेटा लेके काम करेंगे। तो ये साइज फिक्स एलोकेट हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी ये। अब इसका सिंटेक्स क्या है कि डिक्लेरेशन कैसे करें? तो सिंटेक्स यही है। नॉर्मल वेरिएबल का क्या सिंटेक्स था कि सबसे पहले डेटा टाइप, फिर लिस्ट ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले तो डेटा टाइप आएगा। डेटा टाइप आप समझ ही गए होंगे कि डेटा टाइप में, है ना, क्या आएगा कि इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कोई भी प्राइमरी डेटा टाइप। यहाँ पे अपन, है ना, वो डिराइव डेटा टाइप भी ले सकता हूँ मैं, स्ट्रक्चर और अपने यहाँ पॉइंटर टाइप का डेटा भी अपन ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कोई सा भी डेटा टाइप हो सकता है। एरे नेम आएगा कि किस नाम से आप, है ना, लिस्ट का एरे का स्टोरेज करोगे, तो एक नाम चाहिए, कॉमन नेम। तो ये कॉमन वेरिएबल नेम रहेगा एरे नेम। और फिर उसकी साइज आएगी, साइज के लिए जरूरी है स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। कंप्यूटर में, है ना, 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं, तो इसको तो अपन स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, है ना, ये बार। और ये जो होता है ना, ये ब्रेसेस, इसको ब्रेसेस बोलता हूँ मैं, इसको पेरेंथेसिस बोलता हूँ, इसको बोलूंगा एंगुलर ब्रैकेट को, है ना, ये एंगुलर ब्रैकेट बोलूंगा लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल को। तो ये पहला वेरिएबल, ये पहला ब्रैकेट था आपका स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, जो एरे के लिए यूज करेंगे, है ना। ब्रेसेस को यूज करेंगे बिगिनर क्लोजिंग के लिए। और फिर अपन पेरेंथेसिस को यूज करेंगे। पेरेंथेसिस अपना, है ना, कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन करेंगे, एक्सप्रेशन बनाएंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे, लूप चलाएंगे, तो पेरेंथेसिस का रोल होगा। फंक्शंस आएगा तो पेरेंथेसिस का रोल होगा। एंगुलर ब्रैकेट में अपन लाइब्रेरी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो 4 तरह के ब्रैकेट हो गए। तो ब्रैकेट के नाम आपको याद हो जाना चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, जिसको बड़ा ब्रैकेट बोलेंगे। दूसरा हो गया आपका ब्रेसेस, जिसको अपन करली ब्रैकेट कह सकता हूँ, मजला ब्रैकेट हिंदी में बोले तो। फिर आपका तीसरा ब्रैकेट हो गया पेरेंथेसिस, जो फंक्शंस के लिए, अंदर फंक्शंस के लिए यूज होगा। फिर एक हो गया आपका एंगुलर ब्रैकेट, जो लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल से बनेगा, जिसमें लाइब्रेरी हेडर फाइल यूज करेंगे। तो एरे में या डेटा टाइप आ गया सिंटेक्स में। फिर एरे का नाम आ गया और उसकी साइज आ गई। साइज सिंगल डायमेंशनल है, तो अपन को, है ना, रो या कॉलम की एक सिंगल साइज लेनी पड़ेगी यहाँ पे। या तो रो एज्यूम करके चलो या कॉलम एज्यूम करके चलो। तो यहाँ पे, है ना, साइज देंगे कि कितना डेटा मेमोरी में रखना चाहोगे। मान लो कि आपके पास 1000 डेटा है, तो यह साइज 1000 ही कर देंगे। अगर आप ओनली 10 डेटा को लेके ऑपरेट करना चाहो, तो यहाँ पे, है ना, 10 डेटा की साइज यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो अब यहाँ 1 बाय 1, है ना, इसका डिस्क्रिप्शन देखें इस सिंटेक्स का। तो यहाँ पे डेटा टाइप आप समझ ही गए कि कोई सा भी प्राइमरी डेटा टाइप अपना हो सकता है। तो डेटा टाइप में प्राइमरी यानी प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में कौन कौन से आएगा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, है ना, ऐसे आपका डबल, लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग फ्लोट, इस तरह का कोई सा भी अपन डेटा ले सकता हूँ मैं। स्ट्रक्चर टाइप का डेटा भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी वैलिड डेटा टाइप हो सकता है। वैलिड का मतलब जो अपन को कंपाइलर में इनबिल्ट है, वो कोई सा भी आप डेटा टाइप ले सकते हो। तो ऑल द एरे एलिमेंट शुड हैव द सेम डेटा टाइप। कि अगर एरे इंटीजर की बनाएंगे तो इंटीजर डेटा टाइप ही यूज करेंगे। अगर आप फ्लोट का डेटा का कलेक्शन करना चाहोगे तो फिर फ्लोट डेटा की हेल्प लेंगे। अगर आप कैरेक्टर्स डेटा कोई, है ना, यूज करोगे तो देन कैरेक्टर डेटा लेंगे। तो यहाँ पे डेटा टाइप क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में, कौन सा डेटा टाइप है, डेटा पे डिपेंड करेगा वैल्यू किस तरह की है। तो अगर आपकी वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट में दे रखी है तो फ्लोट लेके चलो। अगर फिर वैल्यू राउंड फिगर में है तो देन इंटीजर लेके चलो। अगर आपकी स्ट्रिंग डेटा है तो देन कैरेक्टर लेके चलो। तो ये क्लियर हो गया, है ना। एरे का नाम, तो एरे का नाम, है ना, आइडेंटिफायर के अंतर्गत आता है। एरे नेम इज द आइडेंटिफायर। एरे नेम एक आइडेंटिफायर में आएगा, है ना। एरे नेम को अपन आइडेंटिफायर कहेंगे। एरे नेम को आइडेंटिफायर क्या है, नेम ऑफ द एरे, नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ, है ना, फंक्शंस, नेम ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब आइडेंटिफायर होते हैं। यूजर वर्ड होगा, सेम रूल वही फॉलो करेंगे जो वेरिएबल का नोमिनिक्लेचर रूल है। तो एरे का नाम जो देने का रूल्स होगा, क्योंकि आप डेटा का कलेक्शन करोगे, तो डेटा का कलेक्शन करोगे तो सिंपल सी तौर पे अपन को, है ना, एक लिस्ट का नाम तो चाहिए होगा, जिससे अपन मेमोरी में उस नाम से एक्सेसिंग करेंगे। कि अपन कोई भी जैसे डेटा रखते हो ना, तो डेटा को कहाँ रखा, मैनुअल में भी तो अपन देखते हैं ना कि मैंने पर्टिकुलर उस अलमीरा में या उस रेक में रख दिया, तो उसका एक नाम तो असाइन करना ही होगा अपन को। तो इज द एरे नेम, है ना, इज द नेम ऑफ एरे, ठीक है ना। ये आइडेंटिफायर होगा, यूजर का वर्ड होगा, यूजर खुद क्रिएट करेगा। तो आइडेंटिफायर होगा ना कि डेटा को किस नाम से जाने, कि जो टेबल बनाओगे उसका क्या नाम होगा। तो एरे नेम, है ना, लेना जरूरी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एरे की साइज, साइज अपन स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे, है ना। ये स्क्वायर ब्रैकेट में साइज को मेंशन करेंगे। तो
इट स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द एरे। तो इट टेल हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द एरे। ये एरे में है ना अपन को कितने एलिमेंट्स को प्रेजेंट करना है, तो साइज मस्ट बी है ना स्पेसिफायर। अगर साइज स्पेसिफाइज नहीं करेंगे तो फिर वो एरे नहीं कहलाएगी। तो एरे को 1D में जरूरी है कि आप सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में साइज दोगे। साइज है ना क्या हो सकती है साइज में, तो साइज शुड बी आइदर ए न्यूमेरिक कांस्टेंट, यानी कि न्यूमेरिक इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है ना, या इंटीजर न्यूमेरिक कांस्टेंट हो सकता है, या सिंबॉलिक कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट का नाम भी मैं यूज कर सकता हूँ, कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू भी मैं यूज कर सकता हूँ। साइज के अंदर वेरिएबल नहीं लेंगे। अगर साइज में आपने वेरिएबल ले लिया तो फिर इनवैलिड हो जाएगा वो, यह वेरिएबल नहीं चलता। द स्क्वायर ब्रैकेट ये इंडिकेट करेगा कि अपन एरे टाइप का वेरिएबल डील कर रहे हैं। अपन स्क्वायर ब्रैकेट क्या इंडिकेट करेगा कि विल टेल अस दैट वी डीलिंग विद एन एरे इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। ये अपन उस प्रोग्राम के अंदर एरे को यूज कर रहे हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट से पता रहेगा कि आप एरे को यूज कर रहे हो। तो सी लैंग्वेज ट्रीट्स कैरेक्टर स्ट्रिंग सिंपली एज करेक्ट एरे ऑफ कैरेक्टर्स। अगर अपन सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को ट्रीट्स करेंगे तो देन वो एरे ऑफ कैरेक्टर्स यूज करेंगे, उसमें है ना कैरेक्टर्स की एरे बनाएंगे अपन। तो अपन को है ना डिक्लेरेशन का ये पूरा सिंटेक्स याद हो जाना चाहिए। अब इसका है ना एग्जांपल देखो कि कैसे डिक्लेरेशन करें। तो डिक्लेरेशन है ना एज ए नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही है। अब एग्जांपल अपन देखते हैं इसके। एग्जांपल देखो आप, है ना। अब एग्जांपल देखो आप, जैसे ये एक मान लो कि अपन कैसे डिक्लेरेशन करें। मान लो ये मैंने ना एक ये डिफाइन किया, n 100 कर दिया। अब मैं कहूँ कि ये क्या है, तो ये है ना एक कांस्टेंट सिंबॉलिक नेम हो गया। ये कांस्टेंट का नाम हो गया। ये इंटीजर कांस्टेंट नेम हो गया ये, है ना। तो ये सिंबॉलिक कांस्टेंट हो गया, कहने का मतलब हो गया सिंबॉलिक कांस्टेंट। इंटीजर टाइप का कांस्टेंट है, इंटीजर वैल्यू है, एन है ना कैपिटल में यूज किया है, तो ये कांस्टेंट बन गया मेरा डेटा। ऐसे अपन साइज लेके भी मैं ना ऐसे लिख सकता हूँ कि हैज डिफाइन, है ना, साइज मैंने यहाँ पे दे दी जैसे 50। तो ये भी मैंने एक कांस्टेंट बना दिया। अब मैं कहूँ कि एरे बनाओ। अब एरे बनाएंगे ना तो अपन ऐसे यूज करेंगे, वॉइड मेन लिखेंगे या इंटीजर मेन लिखेंगे अपन, ठीक है ना। मेन अपन वॉइड मेन टर्बो सी करेंगे तो वॉइड मेन, अगर अपन कोई अदर कंपाइलर यूज करेंगे तो इंटीजर मेन। ये इसका अपन यूज करेंगे, फंक्शंस कंपलसरी फंक्शंस है। फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि इस साइज को लेके एरे बना सकता हूँ। अब एरे मान लो कि सिंटेक्स क्या पढ़ा था कि डेटा टाइप। अब इंटीजर किया, एरे का नाम मैंने ए रख दिया, और यहाँ पे मैंने है ना साइज दे दी, साइज। तो ये है ना कंप्यूटर अलाउ कर लेगा यहाँ पे। और अगर मैं मान लो एन को लेके एरे बनाना चाहूँ, तो मान लो फ्लोट के एरे बनाना चाह रहा हूँ मैं, फ्लोट एक्स कर दिया, एन कर दिया, तो यहाँ पे यानी ये एरे बन गई है, एरे का डिक्लेरेशन हो गया। ये एन का मतलब हो गया 100। तो इसमें तो आपके है ना इसके अंदर तो 100 ब्लॉक बन गए हैं, है ना। इसको देखे अपन, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स तो एक नाम हो गया, इसके अंदर आपके है ना ये 100 ब्लॉक्स बन गए, ये कंटिन्यूअस ब्लॉक बनेंगे यहाँ पे। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये तो आपका है ना 0 इंडेक्स होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा। ऐसे करते करते है ना एन का मान कितना है, 100 है। तो एन का मान 100 है, तो यहाँ पे देखोगे ना तो लास्ट जो इंडेक्स होगा 99 होगा। तो इसका एक्स इसका नाम हो गया कॉमन नेम। तो ये तो हो गया आपका x0, है ना, ये तो हो गया x0, ये हो गया आपका x1 हो गया, है ना, ऐसे x ये 99 हो गया। तो ऐसे ये कंटिग्यूअस ब्लॉक बन गई है, कंटिग्यूअस ब्लॉक हो गई पूरे। ईच ब्लॉक साइज जो होगी, ईच ब्लॉक साइज वो हो जाएगी आपकी 2 बाइट की। तो टोटल साइज कितनी हो जाएगी इसकी, टोटल साइज हो जाएगी, है ना, यहाँ पे 100 ब्लॉक्स है, तो 100 इंटू 2, तो ये आपका हो गया 200 बाइट इसकी टोटल साइज हो जाएगी, ठीक है ना। नहीं, ये यहाँ पे एक सा है ना, अपन ने फ्लोट ले रखा है, तो फ्लोट की जो साइज होती है वो 4 बाइट होती है। फ्लोट के लिए 4 बाइट याद रखना है। तो अपनी टोटल साइज हो जाएगी 400 हो जाएगी टोटल साइज। और यहाँ पे अगर इंटीजर देखें या साइज अपन ने क्या ले रखा है,
इंटीजर ले रखे हैं यहाँ पे, है ना। तो इंटीजर में यहाँ पे ए के अंदर कितने साइज है, 50 है, तो ये 50 ब्लॉक बन गए, है ना। ये 0 से लेके 49। और इंटीजर की साइज कितनी होती है, 2 बाइट होती है एक इंटीजर डेटा की। अब टोटल मेमोरी कितनी होगी, 2 × 50 100 बाइट की मेमोरी होगी, है ना। तो एरे को जब डिक्लेयर करते हैं तो ये मल्टीपल ब्लॉक्स बन जाते हैं, सेम साइज के होंगे, कंटिग्यूअस ब्लॉक्स बनेंगे। ईच ब्लॉक का एक यूनिक नंबर है ना, उस ईच ब्लॉक के साथ एसोसिएट हो जाएगा, जिसको अपन है ना इंडेक्स नंबर कहेंगे। तो ये आपका डिक्लेरेशन अपन एक तो एक कांस्टेंट लेके कर सकते हैं। कांस्टेंट से ये फायदा होगा कि अगर कोई भी साइज को चेंजेज करना हो तो अपन सिंगल लाइन यहाँ पे चेंज करेंगे, तो पूरा एंटायर प्रोग्राम में है ना उसकी साइज कम ज़्यादा हो सकती है। तो कांस्टेंट से ये बेनिफिट हो जाएगा। और एक अपना तरीका हो सकता है एरे कैसे बनाएं। तो एक तरीका आपका ऐसे हो सकता है कि अपन कोई भी फंक्शंस लिखेंगे, जैसे मान लो वॉइड मेन लिखूँ मैं, है ना। यहाँ पे वॉइड मेन लिखा मैंने, यहाँ पे वॉइड मेन, ठीक है ना। और एक अपन लिखे इंटीजर मेन, है ना, दोनों ही ले सकते हैं अपन। अब एक तो होता है कि अपन यहाँ पे डिक्लेरेशन करें, है ना, इनसाइड मेन, एक तो इनसाइड करूँ मैं, है ना, और एक करूँ यहाँ पे आउटसाइड करूँ, आउटसाइड, है ना। अब एरे कैसे बनाए, डेटा रखना है मेरे को, तो एरे बनाने के लिए फिर मैं है ना यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया इंटीजर डेटा की हेल्प ले ली। जैसे इंटीजर ए अपन ने लिख दिया 100, है ना। तो ये तो आपका लोकल हो गया, लोकल वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया, ये तो हो गया आपका लोकल। और अगर मैं यहाँ आउटसाइड बनाऊँ एरे को, सपोज मैंने यहाँ पे आउटसाइड बना दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे जैसे इंटीजर x 100, तो ये ग्लोबल टाइप की एरे हो गई। ये ग्लोबल टाइप की अगर मेन के अंदर है तो इसकी इसकी जो एक्सेसिबल होगा डेटा, वो विद इन फंक्शन ही होगा, आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते अपन। और अगर किसी भी एरे का डिक्लेरेशन मेन के आउटसाइड करूंगा तो ग्लोबल टाइप की एक्सेसिंग होगी उसकी। ग्लोबल का मतलब हो गया कि एंटायर प्लेसेस पे, पूरे एंटायर प्रोग्राम में अपन कहीं पे भी यूज कर ले, मल्टीपल फंक्शंस में भी है ना वो उसके आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए। तो ऐसा वेरिएबल जो सभी जगह एक्टिव रहे, अलाइव रहे, वो ग्लोबल कहलाता है। और ऐसा वेरिएबल जो ओनली सिंगल प्लेस पे ही वर्क करे, विद इन फंक्शंस करे, तो देन वो लोकल कहलाता है। तो अगर फंक्शंस के अंदर मैं एरे का डिक्लेरेशन करता हूँ तो देन वो लोकल डिक्लेरेशन होगा। और एरे को मैं अगर आउटसाइड डिक्लेरेशन करता हूँ तो देन वो ग्लोबल टाइप का डिक्लेरेशन होगा। तो अपन ने ना डायरेक्ट यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट यूज में ले सकता हूँ। यहाँ पे 100 क्या है, ये इंटीजर कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है। यहाँ पे अपन नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, ये ग्रेटर है ना, यहाँ पे ग्रेटर देन 0, है ना, या पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे अपन। साइज कभी भी नेगेटिव में नहीं लेंगे और इंटीजर में लेंगे। सिंबॉलिक कांस्टेंट ले सकते हैं, इंटीजर कांस्टेंट ले सकते हैं। अगर अपन ने मान लो ऐसे डिक्लेरेशन कर दिया सी में, ए जैसे मान लो यहाँ पे 10 दे दिया और बी के अंदर यहाँ पे है ना ए ले लिया, तो यहाँ पे वेरिएबल अलाउ नहीं करेगा, वेरिएबल नॉट अलाउड इन सी लैंग्वेज, वेरिएबल नॉट अलाउड इन सी लैंग्वेज। सी की बात कर रहे हैं अभी अपन, सी लैंग्वेज। तो यहाँ पे है ना वेरिएबल नहीं आता, कांस्टेंट आ सकता है साइज में, और आपका कांस्टेंट डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू आ सकती है कांस्टेंट। ये ध्यान देने का पॉइंट है। किस तरह का डेटा डील करोगे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग, डबल, तो डेटा टाइप जरूरी है। डेटा को किस नाम से आइडेंटिफाई करोगे, तो एरे का नाम ध्यान देने का पॉइंट है। साइज कितनी लेके चलें, अपन ज़्यादा ले सकते हैं, फिर अपन यूजर पे डिपेंड कर सकते हैं कितना डेटा लेके काम करें। तो एक जब भी अपन एरे का डिक्लेरेशन करेंगे तो अपना है ना माइंड में ये थ्योरी क्लियर हो जानी चाहिए कि मैं कहूँ कि आपको 10 डेटा कीबोर्ड से पढ़ो, तो फिर माइंड में ना आपकी ये थ्योरी क्लियर हो जानी चाहिए कि इंटीजर डेटा रीड करना है, 10 डेटा पढ़ना है, या मान लो कि 100 तक कर दिया मैंने, और एक आई लेके चलूंगा, एक एन लेके चलूंगा। अब तुम कहोगे इतने 3 वेरिएबल क्यों लिए, तो 3 वेरिएबल लेने का यही रीजन है, ये तो आपका एरे का स्टोरेज हो गया, एरे का स्टोरेज हो गया यहाँ पे, है ना, स्टोरेज। तो कितना स्टोरेज है, 100 वैल्यू का स्टोरेज यहाँ पे, 100 वैल्यू का कंटेनर कर दो या 100 वैल्यू का स्टोरेज है। आई क्या है, ये इंडेक्स वेरिएबल कहलाएगा, है ना। और एन क्या है, हाउ मेनी वैल्यू स्टोर्ड, हाउ मेनी वैल्यू स्टोर्ड, वैल्यू स्टोर्ड। तो अपन को
कोई भी एरे को पढ़ेंगे, सिंगल डायमेंशनल एरे को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो एरे का डिक्लेरेशन होगा। तो ये तो आपका डिक्लेरेशन हो गया। फिर डिक्लेरेशन के साथ साथ में ये जरूरी हो जाएगा कि सिंगल डायमेंशनल एरे को अपन है ना कैसे एक्सेसिंग कर पाएंगे, कि जो मल्टीपल ब्लॉक्स बनेंगे, मल्टीपल ब्लॉक्स को आप है ना कैसे ट्रावर्सल करोगे। तो ट्रावर्सल करने के लिए अपन को एक है ना वेरिएबल, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल आई ले सकता हूँ, मैं के ले सकता हूँ, कोई भी है ना वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जेड जो भी लेना चाहो तुम। तो उससे क्या मिलेगा अपन को कि अपन आई का जो वैल्यू होगी ना, 0 से सेट करते हुए 1 से इंक्रीमेंट करते हुए टारगेट वैल्यू तक लेके चलेंगे आई को। तो उससे अपन को ये इंडेक्स वैल्यू मिलती जाएगी, और इंडेक्स वैल्यू से फिर एरे को अपन एक्सेस कर लेंगे, है ना, एरे के पर्टिकुलर ब्लॉक्स को एक्सेस करते हुए चलेंगे। और एन क्या करेगा, एरे में कितनी वैल्यू स्टोर करोगे। साइज तो अपन है ना मैक्सिमम लेके चल सकते हैं, कि साइज तो अपन ज़्यादा एलोकेट कर सकते हैं, और डेटा अपन उसमें ना कम भी रख सकते हैं, अपन यूजर पे डिपेंड कर सकते हैं। आपने मान लो साइज 100 दे दी, अब आपको डेटा ओनली 5 डेटा उसमें है ना फिल करना है, तो आपकी 95 लोकेशन खाली रह जाएगी। तो डेटा अपन है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्टैटिक एलोकेशन करके चलना पड़ेगा अपन को। तो जब भी मैं एरे को पढ़ूंगा, तो पढ़ने के लिए है ना एक इंडेक्स वेरिएबल रखना ही पड़ेगा। अब ये इसका ये मतलब हुआ ना कि जैसे ये तो है ना ब्लॉक बन गया, कि आपका ये इसका A100 का क्या मतलब हुआ, तो ए तो आपका ये पूरा है ना, ये 100 ब्लॉक्स बन गए, है ना, ये आपके एक पूरी मैप हो गया इस तरह का। ये है ना इसका पहले वाला जो ब्लॉक है उसका इंडेक्स 0 से अब ऑटोमेटिकली असाइन होता है, अपन खुद नहीं करते, हमेशा है ना 0 से इंडेक्स शुरू होगा। लास्ट इंडेक्स होगा n-1 यानी कि 100 है, तो 99 होगा लास्ट इंडेक्स। अब अपन का मेन जो फोकस रहेगा कि इन खानों पे वैल्यू फिलअप करो इसके अंदर। अब तुम कहोगे वैल्यू कैसे फिल करें, तो इस खाने को मैं कैसे है ना पर्टिकुलर फर्स्ट ब्लॉक को कैसे एक्सेस करूं, या पर्टिकुलर ब्लॉक को आप कैसे एक्सेस करोगे। अब सिंपल सा है कि ये कंटिग्यूअस एलोकेशन होता है ना, एरे का क्या होता है, कंटिग्यूअस एलोकेशन होता है। अब कंटिग्यूअस एलोकेशन होगा, और ये आपका एरे क्या है, सीरियल वे में डेटा का स्टोरेज होगा, सीरियल वे में डेटा स्टोर होगा, सिक्वेंशियल कलेक्शन होगा डेटा का। तो सिक्वेंशियल कलेक्शन है, तो अपन है ना 1 बाय 1, वन आफ्टर अनादर डेटा को यूज करते हुए चलेंगे। अब सबसे पहले इस 0 नंबर पे डेटा आना चाहिए, फिर 0 पे जैसे कोई डेटा अपन ने यहाँ पे रीड कर लिया, तो ये आपका 10 मान लो यहाँ रीड कर लिया, फिर 0 फिल कर दिया, फिर आपका है ना नेक्स्ट डेटा 1 पे आना चाहिए, तो मान लो या 20 इनपुट में डाल दिया, फिर नेक्स्ट डेटा आपका 2 नंबर के इंडेक्स पे आना चाहिए, या 30 डाल दिया। अब तुम कहोगे ये इंडेक्स है ना कैसे बनाए। अब मेरे को ना आई को 0 से रखते हुए, है ना, फिर आई को है ना 1 रखते हुए, फिर आई को 2 बनाते हुए मैं है ना यहाँ तक इसके टारगेट तक चलूंगा। टारगेट का मतलब एंड तक चलूंगा मैं। तो ये ना ये नंबर अपन कैसे चला पाएंगे, तो ये नंबर चलाने के लिए अपन को है ना लूप की हेल्प लेनी होगी। फोर लूप का यूज कर सकते हैं अपन, कोई सा भी, वैसे तो कोई सा भी लूप चला सकते हैं, बाकी ये काउंटिंग अपन को है ना इंडेक्स जनरेट करना है, तो फोर लूप से इजी वे में एरे को अपन है ना एक्सेसिंग दे सकते हैं। अब एक्सेसिंग देने का क्या रूल रहेगा, तो जैसे पहला वाला जो ब्लॉक आएगा ना, तो ये तो रहेगा आपका A0, ये तो रहेगा आपका A0। फिर दूसरे ब्लॉक पे जब अपन एक्सेस यूज करेंगे तो A1, फिर तीसरे ब्लॉक को A2, तो ए से करते करते है ना AN-1 तक अपन यूज करेंगे इसको। तो ये वाला ये सिस्टम्स कैसे जनरेट करें, तो जब भी अपन एरे को पढ़ेंगे और एरे को डिस्प्ले करेंगे, तो अपन को है ना ये लूप चलाना होगा। अब जैसे मान लो कि एरे को पढ़ना है, अब जैसे मैंने ये लूप चलाया, जैसे मैंने ना एन तक लूप चला लिया, एन कहाँ से आएगा, ये कीबोर्ड से आएगा, जैसे स्कैन कर लिया, है ना, %d इंटीजर डेटा है, एन किसको डिनोट करेगा, हाउ मेनी वैल्यू। अब ये तो एन हो गया, अब एन का मान सपोज मैंने 5 दे दिया। अब तुमसे कोई पूछे ये क्या जनरेट करेगा, तो ये जनरेट करेगा कि ये 5 यहाँ आ गया, तो ये 5 से बिलो, अब 0 से स्टार्ट है, तो 0 से स्टार्ट है, तो ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो ये है ना ये वैल्यू आएगी अपनी, ये आई से आएगी, तो ये लूप जनरेट करेगा, ये वैल्यू लूप जनरेट करेगा ये वैल्यू। अब लूप जनरेट करेगा, तो तुम कहोगे इस वैल्यू का मैं करूं क्या। अब इस वैल्यू का ये करो कि एरे किस नाम से है। अब एरे का नाम मान लो तुमने है ना ए से डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ कि इसमें डेटा को फिल करो इसमें,
अब इसमें डेटा को फिल करूंगा तो कैसे करूंगा कि सबसे पहले जीरो आएगा। जीरो कहाँ से आया? लूप से आया। तो आई का मैं क्या करूं? तो इसको ए आई ऐसे यूज करूं। फिर ए आएगा ना, वो जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा। तो ये ना अपने आप ए जीरो हो गया, फिर ए वन हो गया, है ना, ए टू हो गया, है ना, ए थ्री हो जाएगा, फिर ए फोर हो जाएगा। तो ये है ना, ये आई से अपन है ना ये चलाएंगे, आई से स्टार्ट करेंगे इसको, और ये है ना ये डेटा को पढ़ते जाएंगे। अब ये अलग अलग लोकेशन हो जाएगी ना डेटा की। अब ये पढ़ेंगे कैसे? तो ये लूप चला के फिर अपन है ना स्कैन कर लेंगे। स्कैन, आप कौन किस तरह का डेटा पढ़ना चाहूंगा? इंटीजर। और किस में पढ़ना चाहूंगा? ए ऑफ आई। आई कहाँ से चेंज होगा? लूप से। तो आई क्या है? इंडेक्स वेरिएबल है, सबस्क्रिप्ट वेरिएबल है। आई को हमेशा अपन स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करेंगे इंडेक्स वेरिएबल को। ये अपन ने रूल्स पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एक तो हो गया, जब पढ़ेंगे डेटा को तो लूप चलाऊंगा। अब डेटा मान लो मैंने ये पढ़ लिया, है ना, ये डेटा पढ़ लिया। अब मेरा है ना पॉइंटर यहाँ पे है, पढ़ते पढ़ते मैं लास्ट पोजीशन पे आ गया, सपोज डेटा को यहाँ से पढ़ लिया, ठीक है ना। अब जैसे ये जीरो इंडेक्स है, वन है, ये टू है, ये थ्री है ना, ये फोर कर दो, ये फोर कर दो, ये फाइव कर दो। अब मैं कहता हूँ कि मेरा पॉइंटर जैसे यहाँ पे है, अब क्या डेटा पढ़ा, पूरे डेटा को दिखाओ। अब तुम क्या करोगे? वापस है ना यहाँ पे आओगे बिगिनिंग पे। जैसे ये तो हो गया, लास्ट हो गया। अब फिर पूरे एंटायर डेटा को मैं डिस्प्ले करूंगा, ये एंटायर डेटा को मैं डिस्प्ले करूंगा, एंटायर डेटा है ना डिस्प्ले। तो एंटायर डेटा को डिस्प्ले करूंगा तो मैं यहाँ रीसेट करूंगा, इसको रीसेट करूंगा आई को, आई इक्वल वापस जीरो करूंगा। तो जब भी मैं रीड करूंगा, है ना, डिस्प्ले करूंगा, प्रोसेस करूंगा, तो सेपरेट लूप चलाऊंगा। इसका ये मतलब होगा कि मैं सेपरेट लूप का यूज करूंगा। अब तुम कहोगे क्यों? क्यों का यही मतलब है, क्योंकि इसमें लार्ज डेटा आएगा, इंडेक्स हमेशा जीरो से चलेगा, लास्ट वैल्यू n माइनस वन रहेगी। तो अपन रीड करेंगे, लूप चलाओ, तो रेगुलर सिक्वेंशियल डेटा आएगा, है ना। फिर डिस्प्ले करूंगा तो फिर वापस लूप चलाओ, फिर मैं प्रोसेस करूंगा तो फिर वापस बिगिनिंग पे आके है ना कितना डेटा है तो फिर लूप चलाओ। तो इसमें है ना बार बार हर प्रोसेस में लूप का यूज होगा। तो लूप कौन सा यूज करेंगे? अपन फॉर लूप यूज करेंगे। अब डिस्प्ले करेंगे तो भी अपन को जो है ना लूप चलाना पड़ेगा, जैसे आई इक्वल जीरो, आई लेस देन, है ना, जैसे मैंने फाइव ले लिया, आई प्लस प्लस ले लिया, फिर मैं लूप चलाऊंगा तो ये प्रिंट अप हो जाएगा, प्रिंट अप परसेंट डी, और यहाँ पे है ना ए ऑफ आई। तो ये पूरा ये ना प्रिंटिंग का प्रोसेस हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम्स, इसको पूरे प्रोसेस को, है ना, पूरे प्रोसेस को अपन ने जो भी देखा आज का डिक्लेरेशन को लेके, और रीडिंग और राइटिंग, है ना, अपन प्रोग्राम्स के थ्रू एक एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो डिक्लेरेशन आपको क्लियर समझ में आ गया कि रीडिंग सिस्टम कैसे होगा, वो समझ में आ जाना चाहिए। रीडिंग किसके थ्रू? इनपुट कीबोर्ड के थ्रू पढ़ना एंड डिस्प्ले कराना। तो ये अगर एक एक एरे को पढ़ना आ गया, डिस्प्ले करना आ गया, तो देन फिर अपन को प्रोसेस करने का वो ही रहेगा, है ना। प्रोसेस करने का ही एक अलग सी स्टेप्स यूज करनी होगी अपन को। तो अपन है ना इसको मिनिमाइज भी करता हूँ, और मैं सी लैंग्वेज का कंपाइलर ओपन करता हूँ। तो अपन देव सी प्लस प्लस में है ना यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देव सी प्लस प्लस को मैंने ओपन कर लिया। अब अपना मेन टारगेट है कि एरे का डिक्लेरेशन करते हुए कोई भी है ना अपन को एन वैल्यू रीड करके और उसको प्रिंट करके बता दो, है ना। इतना सा अपन काम करेंगे। तब एरे यूज करनी है मेरे को, तो एरे यूज करनी है ना, तो मैं यहाँ पहले फाइल खोलूंगा, न्यू में आ गया, सोर्स फाइल है, ये मेरी फाइल खुल गई, ठीक है ना, ये फाइल खुल जाएगी। अब यहाँ पे अपन को प्रोग्राम कोड लिखेंगे, ये कंपाइलर का है ना एडिटर खुल गया यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अपन क्या लिखते हैं, प्रोग्राम क्या बनाने जा रहे हो। तो सबसे पहले कमेंट्स देने की प्रैक्टिस रखो। सी लैंग्वेज कर रहा हूँ मैं, तो अभी सी प्लस प्लस का इसमें कम से कम यूज करूँगा मैं। सी लैंग्वेज यूज करनी नहीं है अभी तो अपन को ना, सी प्लस प्लस यूज नहीं करनी। तो कमेंट्स कैसे देते हैं? एरे रीड एंड राइट, एरे को रीड करेंगे एंड राइट करेंगे अपन, राइट, है ना। ये अपना वो हो गया है कमेंट्स देने का, ठीक है ना, कमेंट्स दे रहा हूँ ये। तो स्लेश स्टार स्टार स्लेश, ये क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब फिर अपन, ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, इसका ये टाइटलिंग हो गई। फिर अपन लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करेंगे, एस इंक्लूड, है ना, कौन सी stdio.h क्यों यूज करें? तो इससे अपन को क्या होगा कि इसके ना प्रिंटर फंक्शंस है ना इससे एग्जीक्यूट होता है, तो ये जरूरी हो जाएगा। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे इंटीजर मेन, है ना, इंटीजर मेन से शुरू करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर यहाँ बिगिन करूंगा,
अब क्या करूँ, यहाँ पे एरे का डिक्लेरेशन करूँगा। अब इंटीजर डेटा का ही कलेक्शन चाहिए मेरे को। अब मैंने यहाँ पे है ना 100 डेटा का कलेक्शन कर दिया, यहाँ पे 100 डेटा ले लिया। अब 100 के लिए है ना 100 मैक्सिमम स्टोरेज रखा। अब इस 100 को है ना कैसे डेटा को पढ़ोगे, तो इसको पढ़ने के लिए फिर मैंने है ना यहाँ पे एक इंडेक्स वेरिएबल आई ले लिया, एक इंडेक्स वेरिएबल आई ले लिया और एक एन ले लिया। एन क्यों लिया, कितना डेटा अपन है ना एरे में पढ़ना चाहेंगे। फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ऑफ एंटर हाउ मेनी वैल्यू स्टोर्ड इनटू एरे। कॉमन मैसेज बना दिया ये कि एरे में आप कितनी वैल्यू स्टोर करना चाहोगे। तो ये डेटा अपन ने ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्कैन करेंगे ACANF, कौन सा डेटा है, इंटीजर डेटा है। तो इंटीजर डेटा है तो %d यूज करूंगा मैं, फिर देन है ना कोटेशन क्लोज होगा, देन कोमा, एम्परसेंड का चिन्ह लगेगा, देन एन। तो कितनी वैल्यू है, तो यहाँ से अपन कीबोर्ड से ले लेंगे है ना, कीबोर्ड से रीड करेगा ये कितनी वैल्यू है ये। फिर अपन को ये एक मैसेज हो गया कितना डेटा अपन रीड करना चाहेंगे। जैसे मैं कहूँ तुमसे काम करो, तुम कहोगे कितनी वैल्यू है, तो एक बार संख्या तो बतानी पड़ेगी अपन को। तो अपन ने संख्या ले ली। अब एक कॉमन मैसेज बना रहा हूँ मैं कि प्रिंट ऑफ, है ना, एक बार इसको फिक्स कर लो माइंड में कि एंटर %d वैल्यू ऑफ एरे की उतनी वैल्यू एंटर कर दो ना। यहाँ पे है ना एन की वैल्यू यहाँ प्रिंट करा देंगे अपन। एन की वैल्यू यहाँ है ना %d लग रहा है ना, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फिर अपन है ना लूप चलाऊंगा। अब लूप क्यों चलाऊं, क्योंकि अपन को यहाँ से 100 ब्लॉक बन गए। अब 100 ब्लॉक को अपन 0 से स्टार्ट करते हुए है ना टारगेट वैल्यू तक चलेंगे कि 100 ब्लॉक में मान लो 10 वैल्यू फिल करनी है। अब जैसे तुम्हारे खाली पेज है, अब खाली पेज में मैं कहूँगी 10 वैल्यू लिखो, तो पहली लाइन पे एक वैल्यू, फिर दूसरी लाइन पे, फिर तीसरी लाइन पे, तो ऐसे शिफ्ट करते हुए चलोगे ना, मूव करते हुए चलोगे। तो अपन को i=0 से शुरू करेंगे। एक इंडेक्स क्रिएट करूंगा मैं, है ना, 0 से स्टार्ट करता हुआ <n तक, और फिर i++, इंडेक्स वेरिएबल बन जाएगा मेरा। इसका बिगिन करूंगा मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्कैन करूंगा मैं ACANF। अब स्कैन करके क्या करना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ कि डी। अब मेरे को है ना स्पेस भी देना है। अब अगर मैं %d लिखूंगा तो इस एक से सिंगल लाइन में वैल्यू आएगी और ये पूरी टच हो जाएगी। अब ये टच नहीं हो तो थोड़ा सा कॉलम की विड्थ को सेट कर दो। अब कॉलम की विड्थ मान लो मैंने 5 कॉलम्स की या विड्थ सेट कर दी। ईच वैल्यू के लिए 5 कॉलम को स्पेसिफाई कर दिया। 5 कॉलम में अगर वैल्यू नहीं होगी तो आगे अपने आप है ना ब्लैंक हो जाएगा, अगर साइज में कम है तो वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे किसको पढ़ना चाहूँगा, एरे को पढ़ूंगा। तो पढ़ेंगे तो क्या करूँगा, A of I। तो एरे को ये पढ़ लिया मैंने, ठीक है ना, ये एरे को पढ़ लिया अपन ने। तो ये आपका पूरा रीडिंग सिस्टम हो गया। अब आप कहोगे प्रिंट करके भी दिखाओ। अब लिस्ट क्या थी, अब योर लिस्ट इज, है ना, यहाँ एक मैसेज और बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्रिंट ऑफ योर एरे डेटा या योर लिस्ट इज, है ना। ऐसे नेक्स्ट लाइन में अपन प्रिंट करेंगे, लाइन चेंज कर दी मैंने। फिर वापस लूप चलाऊंगा मैं, ठीक है ना, इसी सेम लूप को। अब तुम कहोगे लूप क्यों चला रहे हो, क्योंकि अपन ने है ना जब रीड करेंगे तो से उतना ही डेटा अपन को प्रिंट करना है। तो डेटा को कैसे लें, तो डेटा को लेने के लिए फिर अपन को 1 बाय 1 है ना ट्रावर्सल करना है ना, तो अपन को लूप चलाना पड़ेगा। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V। अब यहाँ पे स्कैन की जगह मैं क्या लिख दूँ, यहाँ प्रिंट ऑफ लिख देता हूँ। स्कैन की जगह, यहाँ स्कैन की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट ऑफ। स्कैन में अपन है ना ये विड्थ नहीं देंगे, ध्यान देने का पॉइंट है ये, है ना। स्कैन विदाउट फॉर्मेटिंग पढ़ रहा हूँ मैं अभी तो। फिर यहाँ अपन प्रिंट ऑफ में है ना वो देंगे अपन, विड्थ सेट कर देंगे। प्रिंट ऑफ में विड्थ सेट कर देंगे, प्रिंट ऑफ, और एंड का चिन्ह हट जाएगा, एड्रेस अपन यूज नहीं करेंगे। और ये अपना है ना फाइनल क्लोज हो गया ये प्रोग्राम का, है ना, ये प्रोग्राम का क्लोज हो गया। तो ये प्रोग्राम जो देखोगे, ये प्रोग्राम अभी कुछ नहीं करेगा। डिक्लेरेशन, ये तो आपका डिक्लेरेशन हो गया, है ना।
डिक्लेरेशन के साथ साथ में एक इंडेक्स वैल्यू लेना कंपलसरी हो जाएगा, इंडेक्स वेरिएबल। और कितना डेटा यूज करोगे, तो मैंने यहाँ पे साइज वेरिएबल साइज रखूंगा, यूजर पे डिपेंड कर रहा हूँ मैं साइज को। स्टैटिक साइज यहाँ 100 तो फिक्स हो गई है। डेटा कितना फिल करना चाहोगे ये यूजर से मिलेगा। फिर ये है ना, अपन ने डेटा को रीड किया, कितना डेटा इनपुट में लोगे, ये मैसेज आएगा, वैल्यू मांगेगा। फिर देन ये है ना 1 बाय 1 ये लूप चलाएगा यहाँ से। ये कहेगा इतने डेटा मतलब जो भी मैं एन की वैल्यू दूंगा, फिर ये कहेगा इतनी वैल्यू एंटर करो, फिर ये लूप से वैल्यू अपन को पढ़ेगा, तो ये लूप चलेगा। और फिर ये है ना जो भी वैल्यू मैंने दी है ये उसको प्रिंट कर देगा ये वाला, और प्रिंट करके क्लोज कर देगा फाइनल। अब इसको अपन रन करने से पहले सेव करना होगा, तो कंपाइल एंड रन। तो ये मैं सेव कर देता हूँ, एरे रीड एंड राइट, एरे RW लिख दिया मैंने, रीड राइट, है ना, सेव कर दिया इसको। अब इसको अपन रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। एक मिनट, इसको है ना रन, क्योंकि एल की वजह से अभी रन नहीं हो रहा, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। अब देखो एग्जीक्यूट पे गया, रन पे गया मैं ना, कंपाइल एंड रन पे। तो अब ये कहेगा कि एंटर हाउ मेनी वैल्यू। अब देखोगे ना हाउ मेनी वैल्यू में मान लो मैंने यहाँ पे 6 वैल्यू दे दी। अब ये कहेगा कि एंटर 6 वैल्यू दो, ये लिखा हुआ आ गया ना, एंटर 6 वैल्यू। तो एंटर 6 वैल्यू ये लिखा हुआ आ गया। फिर मैंने यहाँ पे 6 वैल्यू एंटर कर करके दे सकता हूँ, मैं स्पेस दे के भी दे सकता हूँ। तो ये 6 वैल्यू लेते ही पूरा प्रिंट कर देगा। अब ये पूरा योवर लिस्ट इज जैसे आ गया, पहले नंबर पे 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। तो ये पूरी लिस्ट जो इनपुट में दी है वो पूरी एंटायर है ना इसने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी। तो ये वैल्यू है ना कैसे ले रहा है, स्कैन से ले रहा है, और डिस्प्ले किससे कर रहा है, प्रिंट ऑफ फॉर लूप चला के प्रिंट किया हुआ मैंने। तो ये पूरी लिस्ट को डिस्प्ले कर रहा है। तो ये वाला प्रोग्राम है ये, इसमें प्रोग्राम में है ना कुछ नहीं है ज़्यादा लॉजिक बड़ा, इसमें ओनली रीड और राइट का है। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये एरे का डिक्लेरेशन ये जरूरी है। ठीक है ना, अपन चाहे तो यहाँ पे है ना कांस्टेंट लेके भी मैं कर सकता हूँ। अब इसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ प्रोग्राम को। अब मान लो मैंने यहाँ पे हेस डिफाइन करके बता रहा हूँ तुमको, DEFINE, इससे कांस्टेंट कैसे बनाते हैं। अब मैंने यहाँ पे साइज ले ली SIZE, तो यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे 50 साइज ले ली यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे है ना साइज लिख सकता हूँ, ये कांस्टेंट नाम यूज कर सकता हूँ 100 की जगह, तो मैंने यहाँ पे लिख दी साइज। तो इसका ये मतलब होगा कि कांस्टेंट, ये कांस्टेंट सिंबॉलिक कांस्टेंट नेम हो गया। ये कांस्टेंट डिफाइन करने का एक तरीका है ना, कि ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। तो अपन ने कांस्टेंट ये ले लिया, डिफाइन कर दिया, इंटीजर कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट डिफाइन करेंगे तो ये सिंबॉलिक कांस्टेंट का नाम आएगा, इक्वल नहीं आएगा, सेमीकोलन नहीं आएगा, ध्यान देने का पॉइंट है। हेज डिफाइन एक प्री प्रोसेसर है, कांस्टेंट बनाने का काम करेगा। तो ये कांस्टेंट बना के मैंने यहाँ पे है ना, ये कांस्टेंट साइज 50 है, तो ये 50 एलोकेट हो गई, ये एरे बन गई है। और ये इसको फिर वही हो गया ट्रावर्सल का सिस्टम पूरा, एक पहले कितना डेटा पढ़ोगे, फिर ना लूप चलाओगे, फिर प्रिंट करोगे। अब इसको वापस अपन रन करके देखें, तो कंपाइल एंड सेव, रन कर दो ना। अब देखोगे ना, इसको अपन करते हैं इसको रन। जो ये हेस डिफाइन है ना, इसका ये अभी रन क्यों नहीं हो रहा, अब इसका रीजन एक बार देखो। जो हेस डिफाइन है पहले लिंकिंग के जस्ट बाद आता है ये, तो इसको यहाँ से हटाओ, है ना। लिंकिंग पहले आता है क्योंकि एक सीक्वेंस होता है इसका प्रोग्राम लिखने का। पहले तो क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन, फिर दूसरा क्या होता है लिंकिंग सेक्शन, तीसरा क्या होता है डेफिनेशन सेक्शन, चौथा क्या होता है ग्लोबल है जो मेन के ऊपर आएगा, पांचवा क्या होता है मेन फंक्शंस। फिर मेन के दो पार्ट होते हैं, लोकल डिक्लेरेशन, और फिर एक आपका है ना फंक्शन सब प्रोग्राम का हो गया मेन के जस्ट नीचे वाला पोर्सन। अब इसको एक बार रन करके देख रहे हैं अपन, कंपाइल एंड रन। है ना, अब देखो यहाँ पे मैंने 4 दे दिया, तो ये 4 डेटा है, ये पूरा वो आ गया देखो, है ना। एंटर हाउ मेनी वैल्यूज स्टोर्ड इनटू एरे, 4 दिया तो या 4 ये कहेगा ना एंटर 4 वैल्यूज, तो 33 44 है ना, तो ये पूरा डेटा आपका डिस्प्ले में आ गया। तो ये इस तरह से अपन है ना एरे को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करना चाहेंगे। अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं किया है तो, और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।